इस व्याख्यान श्रृंखला के आज के दूसरे लेक्चर जो कि डॉक्टर ईशा हर्षवानी जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति हमारे विद्यार्थियों के लिए। जो उनका आज का टॉपिक है डिसेक्शन टेक्निक्स एंड टूल्स। डॉक्टर ईशा हर्षवानी। हेलो, am I audible, हाँ sir? मैम, आप मुझे ओके। मैं आप सर मेरी तरफ से ये हाँ मैम बताइए। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपने अलाउ कर दिया है? महेश जी, आपने जी डॉक्टर ईसा जी, आप को होस्ट बना दिया आपको, तो आप अपनी पीपीटी और सब शेयर कर सकते हैं और आपके पास खुद के पास कंट्रोल है आपका खुद का। ओके, थैंक यू सर। परिचय दे देता हूँ डॉक्टर ईशा हर्षवानी का। आज आपको डिसेक्शन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत और आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन 2011 में, पोस्ट ग्रेजुएशन 2015 में एनआईए से ही कंप्लीट किया। एनआईए के स्टूडेंट रहे हैं और अभी अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं। मर्म विज्ञान के आप विशेष रूप से, आपकी विशेष रुचि रही है मर्म विज्ञान में और मर्म चिकित्सा में आपने अच्छा कार्य किया है। साउथ के विषय विशेषज्ञों द्वारा आपने मर्म चिकित्सा को सीखा है और आप उसका प्रयोग रोगियों में भी करते हैं। इस रूप में भी आपकी प्रसिद्धि है। आपके बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में 20 आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, 2 बुक्स हैं और बहुत सारी सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में मोर देन 40 आप एज ए पार्टिसिपेंट डेलीगेट आप सम्मिलित हो चुके हैं और लगभग 6 वर्ष का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और आप एक शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के एक विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित और उपलब्ध प्रतिष्ठित नाम है आज हम सभी के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में भी आप अत्यंत लोकप्रिय हैं। और आज वो हम सबके इस आयोजन में, इस व्याख्यान माला में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो हम विद्यार्थी प्रकोष्ठ परिवार उनका हृदय से आभार और स्वागत करता है और उनसे अनुरोध करता है कि वह अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर ईशा। धन्यवाद डॉक्टर पुनीत। सर्वप्रथम I would like to thank you to great warm welcome here from the entire Vishwa Parishad Vidyarthi Prakosh team from the Rajasthan. I am requesting to organizing, please give me the permit to share a screen because I'm able to join from my laptop and from mobile, both segments. So disabled share is, so please first of all permit me to share my screen because only the one tool have permit, but another laptop is with me. The laptop is with name Dr. Isha itself. किस नाम से जुड़े हैं मैडम? Dr. Isha.
ओनली डॉक्टर ईशा, वो लैपटॉप है सर। यस मैडम, हो गया। ऐड हो गए। Okay, thank you, sir. So, greetings and humble regards to respected members of the Vishwa Parishad. And without wasting a time, I'm just starting my presentation. And good evening to all the listeners who have present there. So, dissection tools and the techniques. Today's topic. So, before entering to the next part, सबसे पहले इसका प्लान समझते हैं जिसके बेसिस पे ये कंसेप्ट लिया गया है इस प्रेजेंटेशन के लिए. So after the ending of this presentation, the listener will be able to understand what is the scheme of the dissection, what kinds of features are the using of tools, what are the applying techniques of the tools, and what is the methodology to performing a dissection. एनाटॉमी के सेक्शन में डिसेक्शन के बिना हम जो फैक्ट्स पढ़ते हैं उनका रियलाइजेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए एक विजुअल इम्पैक्ट जब तक नहीं बनता तब तक एक लास्ट मेमोरी लर्निंग नहीं आ पाती. सो टू जनरेट द लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी ऑफ द व्हाटएवर फैक्ट्स वी हैव रीड इन द बुक्स, इसीलिए डिसेक्शन का इंपॉर्टेंस है. सो इट इज एन आर्ट टू सेपरेटिंग द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हम अपने बुक्स में देखते हैं या फैक्ट्स हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी बात है कि द लैब विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर विच इज 24/7 hours with us itself. So our body itself, our lab. So by the palpation, by the experience of the whole external and the internal structures, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनका लाइव डेमो हम वाया द मोड ऑफ डिसेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ ऑन द कैडेवर सेक्शन हम देख सकते हैं. So already we are known about that. What is the difference in between the dead body and the cadaver? There are two terms. So while entering into the dissection subject, we must to know that two basic difference. There is what is a body and what dead body and what is a cadaver. So cadaver is just a preserved body after the performing of embalming section. यानी कि हमने जब उसको preserve कर दिया पूरा, तो अब हम उस dead body को cadaver नाम देते हैं. So dissection is going to be performed on itself cadaver section, not on the dead body. So it is an art of separating anatomical structure. So separation is the first one word. And the way of demonstrating the structure lie relative to the each other. यानी कि उनके relation के perspective में उनको किस तरीके से हम demonstrate कर सकते हैं with the using of anatomical terminologies. Form in a such way that via the clearing process. अब इसमें एक main tool हमारे पास है, पूरा का पूरा जो dissection है वो basis रखता है clearing process पे, और इस clearing करने की methodology को ही सीखना आज का हमारा प्रेजेंटेशन का एम है. एंड इन दैट मेथोलॉजी वी हैव टू परफॉर्म द क्लियरेंस ऑफ द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू. सो बेसिकली इट इज एन आर्ट. सो अगर मैं इसी पूरी स्लाइड्स को 3 कीवर्ड्स के थ्रू अगर आपके सामने रखूं, ताकि एट द एंड हम इसी पूरे के पूरे टेक्निक सेक्शन को विद द 3 कीवर्ड्स पूरा असेंबल कर पाएंगे अंडर अ वन प्लेटफॉर्म. दैट इज वन आर्ट. बेसिकली इसे आर्ट इसलिए कहा गया है बिकॉज आर्ट जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे अलग भी हो सकती है, बट इनिशियली उसे कुछ एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, बट बेस अपॉन द मैनकाइंड थिंकिंग पावर और इंटेलेक्चुअल पावर, दिस स्पेसिफिकेशन और मॉड्यूलिटी ऑफ द आर्ट कैन बी चेंज्ड. ठीक है. सो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है विद द हेल्पिंग ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. आज कोई अगर डिसेक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो इनिशियल लेवल पे कुछ एक यूनिवर्सल टेक्निक्स रहती हैं, बट आफ्टर द डूइंग प्रैक्टिसिंग दिस technique can be changed and can be modulate in a such a way that the specification or specify can be added. ठीक है. So इसीलिए इसे एक word art कहा.
क्योंकि आर्ट जैसे कि फाइनिंग प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी होती है. आर्ट ऑफ व्हाट? टू डेमोस्ट्रेशन. डेमोस्ट्रेशन इन व्हाट? टू डिफाइनिंग द इट्स रिलेशन. यानी कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो उसके रिलेशन के साथ में उसका डेमोस्ट्रेशन करना. किन एस्पेक्ट से वो हम लेटर ऑन देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स. Separating the anatomical structure. So it is an art of demonstration, art of separating anatomical structure. So it is a skill related art. So it needs a skill. And separating from what? To protect the relations. Separate करना है, इसीलिए postmortem and the dissection, they are the two similarly, or can we say that the two cutting process is there, but there is a one big difference. Is like that separation दोनों में होगा, cutting दोनों में होगा, but to protect the relation to the structure, it is a specification of the dissection. While we are in the postmortem process, this feature is lacking in that process. So this separating, along with, and the third channel is that it is an art to cleaning process, to cleaning of what? Surrounding connective tissue. So basically there are these two action will be performed in the process of dissection. What is removal of surrounding connective tissue to clean the anatomical structure? In that, relation would be maintained and relation would be protected in this process. Next. So in that whole process, dissection will be dealt with the four basically focused on the four basic tissue. इस पूरे डिसेक्शन में हमें चार ही चीजें फोकस करनी है. क्या? पर्टिकुलर रीजन का मस्कुलर टिश्यू, या फिर उसका सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू. ये सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू फैट के फॉर्म में हो सकता है, फेशिया के फॉर्म में हो सकता है, टेंडन के फॉर्म में, लिगामेंट के फॉर्म में, ठीक है, या फिर उसको एनवेलप, दैट इज सबक्यूटेनियस फेशिया, डीप फेशिया. दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ इटसेल्फ कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन का एक एलिमेंट बनाती है. आई एम जस्ट टेलिंग द एनी रीजन विच गोइंग टू बी learned with the help of dissections having the four basic tissue. कोई भी रीजन पे अगर डिसेक्शन परफॉर्म करना होगा तो वहां पे ये चार एलिमेंट कंफर्म फॉर्म में रहेंगे. इनका अरेंजमेंट कैसे होगा ये बेसिकली एक रीजन स्पेसिफिक है. सो कोई भी टॉपिक को एंटर हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो बेसिकली विदाउट नोइंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम उसमें कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते. सो व्हाट इज द नीड to do the dissection? It is the first question. After understanding of this part, we can able to understand what that it is a hands-on learning. Okay, hands-on learning experience with the anatomy. Anatomy books तक limit नहीं रहे, उसकी hands-on training रहे, इसीलिए dissection की जरूरत है. It is a first-hand experience to seeing them all the already heard and read facts in the books itself. Whatever read and whatever felt by in our clinical sites or clinical bedsides or by itself palpation of our itself own body. So उन्हीं सारी facts को first hand experience करना. And next it confirms that reality of the facts whatever we taught to the scholars. That means हम जो भी पढ़ाते हैं या फिर हम खुद पढ़ते हैं. Like is that छोटा सा एक example दिया है कि it is written in the book that wall of the left ventricle is thicker than the right ventricle. But by the reading of this sentence, we cannot place this long-lasting memory of this fact. अगर हमने इसका visual impact generate कर लिया, so it must be long-lasting for the long-lasting time, or it's secure in the long-lasting memory itself. So ये जब हम dissection में देखेंगे, तब वो facts हमारे mind में बहुत अच्छे से build up होने लगते हैं. So in that segment, first. In that presentation, first segment it deals with the tools. Okay, so there is a enlisting and the tools are there. What are the? So there are the basic tools is there. First, scissor, scalpel, forceps, tooth and forceps, and the probe. So ये basically basic tools हैं जो कि routine dissection process में use किए जाते हैं. Like these are listing as in presented slide. Next one. So scalpel, first one. अब हम tools की तरफ अगर पूरा अपना journey start करें, so first one that is a
scalpel. Scalpel can be present in a two form. One, that is a fixed blade, it is there. ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, that is a fixed blade, जहाँ पे कि ये handle, ये इसका blade fixed है. Next, varieties available of the scalpel, it is there. One, portable or removable blade, it is there. The next one, with the handle, the blade can be removed. So what is the utility of these two kinds of scalpel? It is there. अगर ये फिक्स्ड रहता है तो क्या, और अगर रिमूवेबल है तो क्या? सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैट गिविंग अ प्रेशर? सो जो इस स्कैल्पल के थ्रू कटिंग प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो डिफरेंस होने की वजह से जिस मेथोडोलॉजी की तरफ हम अपीयर करेंगे, उसका वहां पे स्ट्रक्चर पे कटिंग फिनोमेना डिफरेंट आएगा. लाइक एज दिस फिक्स्ड ब्लेड इज अ स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट एक्सर्ट अ फर्म pressure so that the cavity fixes cavity, okay, can be cutting with that fixing blades of the scalpel. क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर प्रेशर का जो प्रेशर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, कटिंग प्रेशर वो कंपैरेटिवली मोर देन होगा रेदर देन द रिमूविंग. सो इसीलिए फिक्स ब्लेड स्कैल्पल का ये ज्यादा शार्पन, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जितनी भी हार्डन सरफेस है, while opening the joint cavity like in a fibrous capsule environment, if it is there, then we have to use that the fixed blade. और जहां पे हमें पोर्टेबल या रिमूवेबल ब्लेड्स का यूज करना है, कहां पे, जहां पे की सॉफ्ट टिश्यू है, और वी कैन से अ रूटीन डिसेक्शन, वी कैन यूज दैट पोर्टेबल स्कैल्पल और रिमूवेबल ब्लेड स्कैल्पल. ये दोनों ही ब्लेड्स का एक स्टैंडर्ड लेंथ मेंशन्ड है, दैट इज अ 5 सेंटीमीटर. रिमूवल ब्लेड्स के साथ में एक एडवांटेज ये है कि अकॉर्डिंग टू द नीड वी कैन चेंज अ शार्पिंग कट एज, बट टाइमली फिक्स्ड ब्लेड जो फिनोमेना है उसे हमें शार्पन करवाना पड़ता है. सो बेसिकली डिपेंडेंसी एंड द फ्रीडम इट्स देयर विद व्हाइल द यूजिंग ऑफ स्कैल्पल. सो हियर इट इज यूजिंग द फिनोमेना इज दैट मेकिंग अ इनसीजन. सबसे पहले तो इसका स्कैल्पल का यूज कहाँ होता है, दैट मेक skin incision. First line of used tool it is there, and second one, that is to reflect the dermis and the area with the dense connective tissue. जहां पे भी dermis या उसके adjoining connective tissue को reflect करने के लिए होगा. So for the basis of cutting action and the reflection mechanism, ये scalpel का use होता है. Fixed blade which uses for the opening of the cavity and stripping of the periosteum from the bone. Both needed the strong pressure from the therapist. So इसीलिए fixed blade का use किया जाएगा. ये एक इसका advantage है while using the fixed blade scalpel. Removal blade के लिए routine और जो cleaning process है, it can be done with the removal. इसकी sharpen edge को हम इंडिपेंडेंटली फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, जबकि फिक्स ब्लेड के साथ ये थोड़ा सा ड्रॉबैक्स रहता है. सो स्कैल्पल जो टूल है वो दो पार्ट से है. वन, देयर इट इज अ स्कैल्पल ब्लेड्स आर देयर, एंड हियर इट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी बेस्ड अपॉन द नंबर्स आर देयर. ठीक है, यहाँ पे आप उसका कटिंग एज एंड द बेस्ड अपॉन द कटिंग एंड एज एंड द लेंथ ऑफ द shape and the length of the cutting edge, it's vary from the different to different numbers. Like is that 11 number blade is there, where cutting edge is sharpen and the straight lining, where it is in the 12 number of that, it is a curved blade it is there. So wherever the dense anatomical structure is there, agar kahin pe density hai, like in a neck region, सब वहां पर जहां बहुत हमें finest cutting action करना है, at that point we are going to be use a 12 number of blade. जहां पे हमें thin cutting action करना है, at that place we are using the 11 number, while in the general process we are using that only 24 number. Here it is 24 number, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइडन है. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंथ कटिंग एज का होने की वजह से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा यूज में आता है ये.
और long duration चलता है. Long duration it means for the 3 days only, just. So next one, that is a scalpel handle. It is there. The second one element of that scalpel. So scalpel is basically made up of the two parts. One is a blade, another one that is a handle. Blades के बारे में हम variety देख चुके हैं. यहाँ पे जो ब्लेड्स का डिफरेंट डायमीटर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ एंगल. यहाँ पे आप इसकी फिक्सिसिटी जो एंगल है वो आप देख पा रहे हैं. Here it is shortened and in that 4 number commonly used 3, 4 और 5th हैंडल है. 3 सबसे थिनर होता है जो कि 11 नंबर ब्लेड 12 नंबर ब्लेड के लिए यूज किया जाता है, जबकि 4 नंबर जो स्कैल्पल हैंडल है इट इज यूजिंग फॉर द वाइडन, जहां पे कटिंग एज होगा, लाइक से 22 नंबर ऑफ ब्लेड 24 नंबर, जहां पे कि कटिंग एजेस जो है वो वाइडन होंगे उसके लिए 4 नंबर. और जहां पे भी कटिंग एजेस इस तरीके से कर्व मैनर में होंगे, लाइक इज 18 नंबर एंड द 19 नंबर. आई एम गोइंग टू शो यू. Here it is that 18 नंबर जहां पे मोस्ट इसका विड्थ ज्यादा होगा ब्लेड का, वहां पर 5 नंबर ऑफ एज. ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एनाटॉमिकल सोसाइटी के थ्रू प्लेस किए गए हैं, बट इनका यूजेस कौन से एरिया में कौन सा करना है इट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल पर्सन टू इंडिविजुअल. इट बेस अपॉन द बेसिकली प्रैक्टिस. So it is all about the made up of the metallic kind of material. Next one part is that scissor. First जो हमने अभी cover किया that is a scalpel. Next one tool है that is a scissor. Scissor जो standard size है market में available, that is a routine for the routine dissection. It is a 11.5 centimeter it is there and 12.5 which is commonly used for the routine cutting and cleaning kind of dissection. 2 varieties are there. Sharp भी हो सकती है, ब्लंट भी हो सकती है. और ये शार्प और ब्लंट अगेन फिर 2 वेराइटीज में अंडर कैटेगराइज्ड है. या तो स्ट्रेट मैनर में होगा या फिर इट इज प्रेजेंट इन द कर्व मैनर. ये कर्व्ड और स्ट्रेट मैनर इसकी कटिंग एज के बेसिस पे किया गया डिफरेंशिएशन है. नेक्स्ट वन, हियर इट इज अ सम ऑफ डायग्राम शोइंग द कर्व्ड एज. हियर इट इज कर्व्ड. जो कटिंग एज था इसका 2 arms of the scissor if having the some angular placement it is there then it is known as a curve. और अगर वो स्ट्रेटन है इसके 2 arms, ठीक है, तो ये ब्लंट कहलाएगा. ब्लंट में यहाँ पे हमारे जो भी 2 arms होंगे वो इस तरीके से U शेप होंगे. दैट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ब्लंट सीजर. यहाँ पे U शेप है. और एक तो इसका ब्लंट हो गया. कभी कभार हम ब्लंट शार्प भी यूज करते हैं. इट इज अ मीडिएटर मिक्सिंग ऑफ द 2 1. जो शार्प 1 कैटेगरी और ब्लंट 1 कैटेगरी का जो मिक्सिंग 1 है, that is a 1 arm is a blunt edge and the 1 arm is a sharpen edge. Okay, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? Here it is. जो स्ट्रेट है. Okay, next one that is a sharp scissor it is there. जो ब्लंट सीजर है वो रूटीन डिसेक्शन में फॉर द यूजिंग ऑफ कटिंग पर्पस ही आती है. कोई इसका और स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है. जो कंप्लीटली ब्लंट है, हियर इट इज फॉर द रूटीन, जो कि शार्प और ब्लंट एज का मिक्सचर है. ये कटिंग पर्पस के लिए यूज आएगा. जो ब्लंट है कंप्लीटली डबल आर्म ब्लंट सीजर है, वो उन जगह पे यूज आती है जहां पे कि हमें कटिंग फिनोमेना करना है बट फॉर द डेलिकेट स्ट्रक्चर. Like if we are cutting the subcutaneous facial layer in the pectoral region, then to protect the underlying muscles, fine fibers of the pectoralis major, तब वहां पे हमें कौन सी सीजर यूज करनी पड़ेगी? That is completely 2 arm blunt scissor it is there. Next, for the sharpen scissor, फॉर द शार्प सीजर, जिसके कि दोनों आर्म शार्प एंड होंगे यानी कि पॉइंटेड होंगे दोनों आर्म. जबकि पहले में आप देख पा रहे थे कि वहां पे यू शेप था, यहाँ पे दोनों जो आर्म्स है उनके दोनों पॉइंटेड हैं. सो दिस इज अ स्ट्रेट क्योंकि इनके कटिंग एज दोनों लीनियर शेप में है और यहाँ पे इसके कटिंग एज जो है वो कर्व मैनर में है. इसीलिए शार्प की भी 2 वैरायटी हो गई, स्ट्रेट शार्प एंड द कर्व्ड शार्प कर्व्ड. और ये बेसिकली दोनों ही कर्व्ड या फिर स्ट्रेट डेलिकेट डिसेक्शन में.
delicate dissection while performing the separation of the, instead of cutting, जहां पे हमें separation करना होता है, ठीक है, वहां पे हम delicate dissection को perform करने के लिए fine और sharp scissors का use करते हैं. Next one. So dissecting scissor should be a sharp points, जो हमने अभी देखा, क्योंकि दोनों आर्म जो होंगे उसके वो pointed end होंगे. इसका जो लेंथ है वो इसकी ब्लेड के डिपेंडेंट, अगर 18 सेंटीमीटर जनरली जो यूज होने वाली है वो 11.5 एंड 12.5 है, बट अगर कोई रीजन स्पेसिफिक अगर डिसेक्शन या फिर कोई रिसर्च बेस्ड अगर स्पेसिफिक अगर डिसेक्शन मोड पे जाना है, तब वहां पे हम बेस्ड अपॉन द नीड उसकी लेंथ इट कैन बी वेरी. सो शीथ ओपनिंग पर्पस, तो एक जो हमने देखा कि जितनी भी हमारी ब्लंट डिसेक्शन, ब्लंट शार्पन, ब्लंट सीजर्स हैं, दे कैन बी यूज फॉर द कटिंग पर्पस, इट इज अ जनरल पर्पस. नेक्स्ट है शीथ ओपनिंग पर्पस, जैसे कि मैंने अभी नाम दिया था, दैट इज सेपरेटिंग वन. सो शार्प सीजर, इट मींस द जो आपको जिसके की दोनों आर्म्स शार्पन थे, ऐसी जो सीजर है वो शीथ कोई भी. अब ये शीथ कौन सी हो सकती है, या तो ये डीप फेशियल शीथ हो सकती है, या फिर ये न्यूरोवास्कुलर बंडल, डीप फाइब्रस शीथ which covers the nerve, deep artery and the deep vein togetherly. ठीक है, so it is known as a neural vascular bundle sheath, it is there. या फिर कोई भी ऐसी फाइब्रस शीथ जो कि हर एक आर्टरी के ऊपर एज अ पैकेजिंग फिनोमेना में रहती है, या फिर साइनोवियल शीथ जो कि टेंडन के ऊपर कवर रहती है. सो इस तरीके की जो फाइब्रस शीथ बॉडी में जितनी भी है, उन सारी शीथ को ओपनिंग करने के लिए शार्प सीजर्स यहाँ पे यूज की जाती हैं. नेक्स्ट, third one, that is hemostat clamps are there. So till now we have covered the two tools. First one, that is a scalpel. Next one, that is the scissor. Scissor में हमने दो वैरायटी देख ली थी. अब हम next third on देखने जा रहे हैं, that is a hemostat clamp. Again, the standardly used है for the routine purpose, that is 5-inch length and 7-inch length are there. Again, two varieties are commonly used, corrugated and the smooth one. Corrugated जो उसकी वैरायटी है, corrugate मतलब दंतुराकार वहां पे उसकी आर्म होनी चाहिए, ठीक है. सो corrugated type can be used to clamping. क्लैंप नाम लेते ही यहाँ पे हमें पता हो जाता है कि किसी भी चीज को ग्रिप करके उसको फोर्सफुली रिट्रैक्शन देना है टुवर्ड्स द लेटरल सेगमेंट. सो ये जो रिट्रैक्शन है या फिर क्लैंपिंग करना है, कोई भी फ्लोइंग अगर फ्लूइड है किसी भी चैनल के अंदर, while performing the preservation of the body, अगर कैरोटिड हमें वहां पे कट ओपन की, सो कैरोटिड के कट लगाते ही, ट्रांसवर्स कट लगाते ही, कैनुला इंसर्ट करने के बाद जो लाइगेशन दिया जाता है, वहां पर अगर हमें फ्लूइड फिल्ड चैनल को अगर उसको क्लोज करना है, यानी कि उसमें क्लैंप लगाना है, सो फॉर दैट पर्पस corrugated kind variety of the hemostat clamps can be used there. Corrugated से यहाँ पर जो इंटरवीनिंग प्रेशर जनरेट होगा वो इस तरीके से रहेगा कि आने वाली जो भी फ्लोइंग फ्लूइड है उसके फ्लो को रोका जा सके, एंड फॉर द बेटर ग्रिपिंग ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर इफ इट इज देयर. ठीक है, कभी अगर स्किन बहुत ज्यादा फ्लैपी, यानी कि इफ वी टॉकिंग अबाउट द बैक region skin, it is there, वो सबसे ज्यादा thickest होती है हमारी बॉडी में. So while performing the dissection over the back region, reflecting, if we are going to reflect the skin, अगर हम उस skin को laterally reflect कर रहे हैं, so वहां पे एक grip देने के लिए, firm grip देने के लिए hemostat clamp का use किया जाता है. And the second one used for the clamping purpose. ये clamping purpose जो इसका नाम है, ये basically operative procedures में use होने वाले जहां पे वाइडली यूज होते हैं वहां उसी से रिजेंबल करता हुआ नेम रखा गया है. बट फॉर द डिसेक्शन पर्पस वी डोंट नीड एज सच फॉर द क्लैंपिंग पर्पस, वी आर यूजिंग फॉर द मोर फॉर द ग्रिपिंग पर्पस रेदर देन द क्लैंपिंग. हाँ, क्लैंपिंग का यूज होता है एट द टाइम ऑफ प्रिजर्वेशन, और इफ वी आर डूइंग द वीनोग्राफी, अगर वेन्स की स्पेसिफिक अगर स्टडी करनी है, सो इन दैट चैनल we have to introduce some kinds of dye in the arterial channel, in the venous channel. So in that segment
clamping action is used for that specific study, otherwise नहीं तो gripping action itself है इसका. Next one, that is a smooth variety. Smooth variety है to grip or to hold the delicate structure. Corrugated जितने भी इसके फिनोमेना होता है उसका इंप्रेशन कभी कभार डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पे पड़ जाने की वजह से दे कैन बी श्रंकन. सो ऐसा न हो इसीलिए स्मूथ एक दूसरी वैरायटी अवेलेबल हुई टू होल्ड दैट डेलिकेट स्ट्रक्चर सो दैट डैमेज कैन बी मिनिमल टू द ग्रिप्ड स्ट्रक्चर. यानी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम होल्ड कर रहे हैं सो वहां पे मिनिमल ऑफ डैमेज हो सके. इसकी भी वैरायटी इसका दूसरा नाम आर्टरी फॉर्सेप भी है. और two varieties are there, curved and the non-curved. ये basically corrugated है जो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे in the two arms one corrugation it is there, that in the form of sulci and the garai corrugations are there. यानी कि garai and the its sulci, ये corrugation के form में जो gripping है वो ज्यादा firm रहती है, इसीलिए hard structure को भी easily grip किया जा सकता है with the help of these corrugators. नेक्स्ट वन, इसका एक दूसरा बेनिफिट है प्रेजेंटिंग ऑफ द इंटरलॉकिंग चैनल इट इज देयर, जो आप देख पा रहे हैं. ये इंटरलॉकिंग चैनल्स की वजह से जो ये ग्रिपिंग होगा इन टू आर्म्स में वो ज्यादा फर्म रहता है और वो फिक्स्ड रहता है. व्हाइल इफ वी आर ग्रिप वन फिक्स्ड और आफ्टर द इंटरलॉकिंग दीज टू चैनल्स अब वो स्ट्रक्चर फर्म रहेगी. ठीक है, सो फर्मनेस अगर जहां पे रहती है सो इसलिए एक प्रेशर जो है वो रिफ्लेक्टिंग प्रेशर अच्छे से दिया जा सकता है. सो इसीलिए इंटरलॉकिंग चैनल एंड द कॉरुगेशन इन दोनों स्पेसिफिकेशन की वजह से कॉरुगेटेड जितने भी आर्टरी फॉर्सेप्स हैं उनकी ग्रिपिंग फर्म एक्शन ज्यादा रहता है रेदर देन द स्ट्रेट और स्मूथ टाइप ऑफ सीजर. ठीक है, straight corrugated again one variety it is there, and next one the smooth one. Here it is non corrugated, that is a smooth variety it is there, that is a curved, जहां पे कि ये corrugation नहीं है, है ना. यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दंतुराकार ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो ये है स्मूथ वन कैटेगरी और ये स्मूथ वन के थ्रू हम डेलिकेट स्ट्रक्चर को ग्रिप करते हैं जिससे कि इन कॉरुगेशन का इंप्रेशन सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे ना पड़े. नेक्स्ट थर्ड वन दैट इज फॉर्सेप्स. अभी जो हमने तीन कैटेगरी देख ली, स्कैल्पल, नेक्स्ट वन दैट इज अ हेमोस्टेट क्लैम्प्स एंड सीजर्स. फोर्थ वन दैट इज अ फॉर्सेप इज देयर. टू वैरायटी ऑफ फॉर्सेप. फॉर्सेप क्या है? टू आर्म स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक दैट. Here it is a forceps. So दो वैरायटी में ये है. One that is tooth and forceps, यानी कि इसके जो दो आर्म्स होंगे यहाँ पे टूथ प्रेजेंट है. एक ये यूनी टूथ भी हो सकता है और बाइनोकुलर टूथ भी हो सकता है. That means here it is a two variety it is there. Uni tooth it is there and here it is a two tooth and structure it is there. ठीक है, so ये दो वैरायटी मार्केट में जनरली अवेलेबल रहती है from the tooth and forceps. Length can be very स्टैंडर्ड लेंथ 6 इंच है और 8 इंच है इसका, बट फिर भी 4th इंच जो जहां पे भी बहुत डेंस स्ट्रक्चर होती है जैसे कि नेक में अगर हम बात करें, ठीक है, जहां पे कि बहुत थिनी मसल्स हैं उन मसल्स के रीजन में हम 4th इंच वाली यूज करते हैं. जहां पे बड़ी बड़ी मसल है दैट इज द लार्ज सरफेस मसल्स आर देयर इन द बैक रीजन and in the thigh region, वहां पे commonly 6 इंच और 8 इंच की यूज होने वाली टूथ एंड फॉर्सेप हम यूज करते हैं. नेक्स्ट वैरायटी दैट इज अ नॉन टूथन. नॉन टूथन में बेसिकली आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन फैक्टर देख पा रहे हैं. Here it is again corrugation it is there. So this is a basic use for the gripping purpose. Gripping में भी यहाँ पे दो फिनोमिना है. From the firm gripping toothen it is there. For the what? Solid structure it is there. अगर solid होगा so जो भी इसके tooth end का impact है वो anatomical structure पे या bodily organ पे नहीं पड़ेगा जिससे कि वहां पे piercing phenomena absent होगा. But while we are talking about the non-tooth end, so वो क्या है? Gripping for the delicate structure. Corrugation है जिससे कि gripping तो maintain रहेगा but वहां पे
टूथ स्ट्रक्चर की एब्सेंस होने की वजह से, टूथ अगर टूथ एंड फॉर्सेप कभी डेलिकेट स्ट्रक्चर पे अगर हम पिक करते हैं, सो देयर इज अ चांसेस टू पियर्सिंग दैट स्ट्रक्चर, इसीलिए वहां पे वो पियर्सिंग फिनोमिना को ना हो, इसीलिए नॉन टूथ एंड फॉर्सेप इज यूजफुल फॉर द ग्रिपिंग ऑफ डेलिकेट स्ट्रक्चर। शॉर्ट एंड लॉन्ग बेस्ड अपॉन द कौन से रीजन पे हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके बेसिस पे इसकी दो वैरायटी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा इसका जो वैरायटी है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कर्वनेस, कि अगर फाइन कर्व या स्ट्रेट कर्व है, ठीक है। ये कर्व जो फॉर्सेप होती है ये ग्रिपिंग के लिए नहीं यूज होती, फॉर द पर्पस ऑफ द फाइन डिसेक्शन और सेपरेशन, जैसे कि पहले बात की गई थी फॉर द फाइन सीजर्स। सिमिलर एज द फाइन सीजर्स फंक्शन, हम इसे फाइन फॉर्सेप यूज करते हैं टू सेपरेटिंग द फाइब्रस शीथ एंड कवर द नर्व वेन ओवर द arterial channel, ठीक है। So there is a two variety, straight and the curved. Next one. So इसके फॉर्सेप के यूज क्या है? अगर लॉन्ग पेयर अगर हम देखें, so लॉन्ग पेयर विद द टूथ एंड जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या देना है? टू ऑब्टेन अ सिक्योर होल्ड, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कभी भी हमें आर्टीरियल चैनल को एक साथ लेटरल ग्रिपिंग देनी है, जबकि हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं पेक्टोरल रीजन में, एक्सिलरी आर्टरी या फिर न्यूरोवास्कुलर बंडल विच इज प्रेजेंट इन द एक्सिला, अगर वहां पे हमें सिक्योर होल्ड देना है, सो वहां पे हमें लॉन्ग पेयर यानी लार्ज पेयर दैट इज लार्ज इन लेंथ की, क्योंकि प्रेशर फिनोमिना ज्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स में जैसे आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि वॉट एवर प्रेशर इज गोइंग टू बी एक्सर्ट, इट इज डिपेंडिंग और जस्ट प्रपोर्शन टू द लेंथ। सो अगर लेंथ ज्यादा रहेगी तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, लेंथ अगर कम है तो प्रेशर एक्सर्ट या ना फोर्स जो एक्सर्ट है वो कम रहेगा। सो इसीलिए टू सिक्योर अ होल्ड ग्रिपिंग दैट वी आर यूजिंग द लार्ज एंड वन और टूथ एंड फिनोमिना इट इज देयर। एंड फॉर द रिफ्लेक्टिंग, अगर कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर को कभी रिफ्लेक्ट करना है, टू कट बैक, दैट इज स्किन फ्लैप को अलग करने के बाद हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया लेटरली, इस पूरी प्रोसेस को हम थ्रू द वीडियो एक नेक्स्ट ऑन स्लाइड्स में रेफर करेंगे। बट यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट समझना चाहिए। टूथ बेसिकली फॉर द रिफ्लेक्टिंग पर्पस एंड फॉर द सिक्योर होल्ड फॉर द हार्डन स्ट्रक्चर। लार्ज और स्मॉल का यहाँ पे रिलेशन एक्सर्ट होने वाले प्रेशर से है जस्ट, और इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो रूटीन पर्पस में और क्लीनिंग प्रोसेस में हम स्मॉल वन पेयर जो है फॉर्सेप यूज करते हैं। फाइन फॉर्सेप जहां पे यूज करते हैं दैट टू फाइंडिंग द ब्रांचेस ऑफ द मेन आर्टरी, जैसे कि अगर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है और उसकी अगर हमें पूरी ब्रांचिंग लोकेट करनी है, या फिर एक्सिलरी आर्टरी की माइन्यूट 6 ब्रांचेस को अगर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले we have to separate the encircling sheath surrounding the artery, और वो sheath यानी कि पैकेजिंग मटेरियल अनकवर करने के बाद ही हम उसकी 6 ब्रांचेस को काउंटिंग कर सकते हैं। सो वो जो काउंटिंग है, फॉर दैट काउंटिंग पर्पस फाइन फॉर्सेप व्हिच इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग इटसेल्फ, शीथ के सेपरेटिंग में फिनोमेना में यूज होती है, इसीलिए वहां पे हमने एक ही मॉड्यूल यूज किया टू प्रोटेक्ट द अनयूजुअल डैमेज टू द डेलिकेट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली फाइन फॉर्सेप डाइसेक्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज होती है। डाइसेक्टिंग पर्पस का यहाँ पे मतलब जस्ट इतना ही है, टू सेपरेशन, गिविंग द सेपरेशन ऑफ द वन फाइब्रस शीथ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो भी हमने देखा टिल नाउ टूल्स में, वो सब एक्शंस वो सारे प्रोबिंग कटिंग एक्शंस थे। अब इन कटिंग एक्शन के अलावा इफ वी आर नीडिंग अ प्रोबिंग एक्शन, देन प्रोब एंड स्पेचुला आर द टू टूल्स इज देयर। कर्व प्रोब्स इज देयर एंड द fine or straight probes is there. Probing मतलब क्या है? Searching. That is a synonym of the word is English meaning. It is what probe, that is to search or to highlight. So two kinds of probes is there, fine and the straightened one, and both are having the tip or pointed tip on the one end. ये इसकी definition है कि if this instrument having the tip pointed tip on the one end, it means it is a probe for the indicating purpose. ठीक है, स्टैंडर्डली यूजिंग probe length is that 6 inch, 8 inch, or spatula it is what? The instrument that having a curved blunt cup.
here it is showing in this diagram. There is a spatula, that spoon shape it is there, curved hai, blunt hai, or to retract the structure so that underlying structure can be highlighted. So highlighting the dissected structures, spatula is needed, and to indicate the structure, one probe is needed. Here with the video, we can understand the use of the artery, probe and the spatula. यहाँ पे to locate the artery, axillary artery position or indicate the artery, we are using this one tool, that is a probe. That now spatula is there to highlight the underlying structure, that is the profunda brachial artery, it is there. So in structures को retract करने के लिए, यानी कि जो coracobrachialis muscle और biceps brachii muscle, उसको हमने retract किया with the help of spatula. And again, for indicating purpose, straight probe is there. To separating the fibrous sheath, here it is. एक ये tendon था, और to separate the tendon or separating the fibrous ensheathing layer in between the two muscles or the tendons part of the muscle, it is there. We are using that the fine forceps. ये जो भी हमने देखे, that is for the basic routine purpose. कुछ advanced tools हैं for the regional dissection. If we are going to regional dissection of the thoracic cavity for removal of the lungs and the heart itself from the thoracic cavity, so hand saw, chisel and the hammer is there to cutting the bone itself, or to cutting or to opening the cranial cavity. So अगर regional dissection ये कुछ advanced techniques में आता है, जिसका भी इस routine dissection tools techniques में description नहीं है. Next, coming upon the second segment, that is a technique of the dissection. अभी तक इन tools का use किस technique से करना है, ठीक है, for the cutting or from the probing purpose. In the next segment, we are dealing with this techniques of the dissection. Technique हमेशा जहां पे भी use करनी होती है, एक target oriented होती है. So what are the target? So study methodology पे based रहेगा कि target क्या होने वाला है. So after the cutting and the probing action with the using of tools, जितने भी हमने tools अभी तक देखे, चाहे वो cutting purpose के लिए use होने वाले हैं या फिर वो probing action के लिए use हो रहे हैं, they are basically meant for the dissection. और जब तक हमने structures को identification कर लिया, now after the identification of the structure, कि आगे की क्या methodology होती है, that is it is used, either it is used for the function कि हमें केवल वहां पे function ही दिखाना है muscle का, like as broad viewing, जैसे कि muscle का हमने function दिखा दिया, this is for the this muscle used for the adduction, this is used for the abduction. If it is showing for the itself functional basis, then we have to go for the gross dissection. जब हमें वहां पे finer element करने की जरूरत नहीं है. If we are going till the study of conceptual study, it means it is up to located that embryological development if it is there. Like if we are studying that manner, that answering that question, अगर हमने ये देखना है कि diaphragm इसका development हुआ था cranial segment में, but now after the development, in the adult body, diaphragm it is present, or after the birth itself it is present at the segment of the in between the thoracic and the abdomen. So cranial से thoracic region में इसका जो displacement हुआ, it is just because of the phrenic nerve enlargement. So ये कुछ embryological facts हैं जो कि ये localize करवाती हैं कि if it is structure it is there, then why it is there. So conceptual anatomical basis के लिए dissection की methodology थोड़ी सी change होती है. For the initial beginners, only functional aspect of the dissection is can be used. इसी purpose से हमें gross dissection को ज़्यादा focusing करना चाहिए. For providing the functional dissection, practical dissection steps क्या होने चाहिए for the beginners? First is that positioning of the body, कि सबसे पहले supine position में होना चाहिए, या फिर prone, या फिर mid lateral, या फिर left lateral it is there, या फिर उसका arm का abduction करना है. Like is that if we are going to perform the dissection of the axilla, so that we have to abduct the hand at the 90 degree so that the axilla or diamond shaped structure can be focused. So that firstly we have to locate the positioning. अगर back cut dissection अगर करने जा रहे हैं, तो it means we have to give that cadaver in its prone position. So first is needed technique is that
to giving a position of the body. Next one step is there to identify the surface landmark. It means जितने भी prominent bony structures हैं उनको वहां पे identification करना, जिससे कि हम आगे next step पे move on कर सकें. Next step is that to marking a skin incision. So ये सारे जो steps है ये interrelated है. Positioning के बाद ही surface landmark की identification, surface landmark की identification के बाद इसका specific marking. Marking can be done with the helping of the pen itself, the pen marker it is there. So, second one step is there after the marking, that is removal of the skin flap. Marking हो गया skin का, then we are going to the removal of the skin flap. Removing हो गई skin की. Next, अब जो underlying next layer है, that is reflection of the subcutaneous. यहाँ पे आपको इन words के लिए ध्यान देना है. If जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको use किया, that is a removal. So removal, it means it suggests also the using of the scalpel should be there. ठीक है. जब मैं यहाँ पे word use करी हूँ, that is a reflection. It means that artery forceps it is needed here and the corrugated forceps it is needed here for the reflection purpose. Next, for the separating. Next step है separating the deep fascia. So अब अगर यहाँ पे separating word हमने use किया है, so itself it is suggest that यहाँ पे हमें कौन सा element use करना है, that is a fine forceps or the fine scissor can be used for the separating deep fascia. So last one step, ये basically layer wise layer हम dissection के लिए जा रहे हैं. So last one step, that is identification of the muscle. हमने first पहले skin देख ली, skin के बाद underlying subcutaneous, deep fascia, then the muscle, and it's related the neurovascular bundle. So here it is, after the layer wise steps, two modules है dissection को, यानी कि two kinds of techniques it is there, blunt और the sharp. Blunt dissection technique जो कि blunt कुछ instruments के through use होगी, और sharp जो कि cutting purpose के through use होने वाली है. ये कोई भी एक रीजन में इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. फर्स्टली इट इज डायरेक्टली देयर कि अगर इनिशियल हमें जाना है तो जैसे स्किन फ्लैप को रिमूव करना है, सो फर्स्ट शार्प, देन ब्लंट, देन शार्प, देन ब्लंट. सो ये इंटरकन्वर्जेबल है. कोई रीजन स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि केवल ब्लंट यूज होगा या शार्प यूज होगा, बट इट कैन बी इंटरचेंजेबल. फॉर द शार्प कटिंग टेक्निक, शार्प कटिंग टेक्निक के लिए first of all approach for the removing of the skin. If we are going to removing of the skin, so first क्या करना है, identification of the landmark if it is there. Just I'm going to show you one. Identification of the landmark by the one pictorial example I am just giving you, that is there. सबसे पहले with the using of skin marker pen we have to locate that particular landmarks. Like here it is manubrium sterni, it is there. The second one, the acromial process, it is there. The third one, for the performing the pectoral region section, it is there. Xiphoid sternum, it is there. And here the mid-axillary line, or at this point, that is, this is a nipple. So first step is that identification of the landmarks. After doing the positioning, यहाँ पे हमने supine position already body को provide करवाई हुई है. Next one, that is pointing the landmarks. After that, marking with the marker pen, we have to perform that, making a incision line. So first incision, if we are doing the region of the pectoral region, हमारा क्या technique होगा? That is, after the identification of that three landmarks which is present here, first incision which is going start from the manubrium sterni in the axillary plane, in the axial plane, straight downwards till the xiphoid sternum, Xiphi sternum point is there. Next one, incision line 2 is starting from that manubrium sterni, midpoint of the manubrium sterni, overlying to the subcutaneous element of the clavicle till reaching the acromion process, the tip of the acromion process. So here it is incision number 1. Here it is incision number 2. Next one, third incision, while we are giving starting from the Xiphi sternal point
making a encircle to the nipple and continuing this incision till the upper 1/3 of the arm, and from here the 2 flaps of the horizontal. This is the incision number 3. ठीक है, और 4th incision कहां से देना है? From that tip of that xiphoid sternum transferly lateral till that mid axillary line. So यहाँ पे ये first step था. So with the helping of marking और marker हमने ये incision दे दिया. Next second one जो using tool होगा, that is a scalpel. इसी पेन के ऊपर हमें sharpen 24 number of, क्योंकि pectoral lesion perform कर रहे हैं, gross है, इसलिए 24 number blade use किया जा सकता है. Next one, determining the 2 adjoining, already covered. Selection of the tool. So for the pectoral region, क्योंकि gross area था, इसीलिए यहाँ पे 24 number blade can be used. Estimation of the thickness. अगर वहां पे skin thick है या thin है, इसका estimation लगाने, जैसे कि face region पे अगर हम dissection perform करने जा रहे हैं, so क्योंकि वहां पे subcutaneous fascia absent होता है, इसीलिए 11 number blade is sufficient for giving the incision over the face region. पर अगर हम बैक रीजन की बात करें जहां पे कि सबक्यूटेनियस फेशिया बहुत डेंस है या स्किन बहुत डेंस है, तो 24 नंबर ऑफ स्कैल्पल और 24 नंबर ऑफ ब्लेड इज यूजफुल एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट, यहाँ पे हमें कॉर्नर ऑफ द स्किन एक एंगल जो बनेगा दो पॉइंट्स के बीच में, वो यूज करना होगा एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट वन, कॉर्नर ऑफ द स्किन. नेक्स्ट, जब हम स्किन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज अ चेक पॉइंट? हमें क्या चेक करना है कि स्किन का रिफ्लेक्शन ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं. सो देयर इज अ हेयर फॉलिकल्स आर देयर. सो बेसिकली हेयर फॉलिकल्स, अगर उस स्किन फ्लैप में अगर हेयर फॉलिकल्स दिख रही हैं, सो इट मींस इट इज अ गार्डनिंग पॉइंट की स्किन से सुपरफिशियल फेशिया का कंप्लीटली डिटैचमेंट हो चुका है. सो हियर इट इज दैट. So in between the skin and the subcutaneous fascia, there is a first segment जहां पे कि हमें stout forceps यानी कि large length वाली forceps use करनी है for the gripping for the left hand. Scalpel use करना है for the cutting purpose in between the skin and the underlying fascia. To separate the subcutaneous fascia to the deep, again stout forceps and the scalpel can be used. Third one, in between the deep fascia and the muscle, the fine forceps and the probe can be used. So these are the layer by layer arrangement it is there. First skin, then subcutaneous fascia, then deep fascia, then muscle it is there. अब अगर कभी यहाँ पे subcutaneous fascia basically fat के deposition में region according vary करता है इसका. अगर eye region में बात करें या face region में बात करें तो fat deposition बहुत कम होती है, इसलिए thin subcutaneous fascia होने की वजह से वहां पे हमें cutaneous nerve और veins को अगर जरूरत है सर्व करने की, so वहां पे हमें क्या करना है? With the helping of plucking method and the scraping method, we can use the removal of the minimal of fat. But यहाँ पे cutting action use नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने preserve रखना है. किसके लिए? Cutaneous veins and nerves के लिए. In the case अगर subcutaneous fascia बहुत thick है, यानी कि यहाँ पे fat deposition बहुत ज्यादा है, so we can use a blunt straight scissor if we not are focusing for the examination of the cutaneous vein and the nerves itself. Purpose क्या है? Cutaneous nerve और nerves का examination करना या नहीं? Based upon this factor, we can removing that fat temporarily point off or straight from the straight scissor. Here it is a one demo through which अभी तक जो भी हमने पढ़ा हम वो पूरा इस demo में देख पाएंगे. Like first, with the help of scalpel, it is there. It is in the right hand. And the forceps it is which is gripping the flap of the skin in the left hand, and while giving the straight manner, while the blade जो उसका blade रहेगा वो scalpel का, it is present towards the upward of the therapist. Here it is that जो उसकी blade की direction है वो parallelly चलेगी, but it's showing that upward to the flapping skin it is there. यहाँ पे बैक के जो लेयर परफॉर्म किया जा रहा है, बैक का डिसेक्शन, यहाँ पे बेसिकली फैट बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली स्किन फ्लैप को सबक्यूटेनियस फेशिया से रिमूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है अगर इस बॉडी का प्रिजर्वेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग किया गया है, यानी कि अगर बहुत पुरानी बॉडी है तो इसीलिए.
So here it is showing that from the डॉक्टर cutting ईसा edge. जी Yes, sir. थोड़ा कंक्लूड करेंगे. Okay, sir. ठीक. So at the deep facial level, we have to using that separating cutting forceps. Muscular playing में identification of the individual muscle to avoid that perimysium. We can use the itself as a probe to locate that muscle. For cutting the or separating the neurovascular plane, fibrous sheath को separate करने के लिए यहाँ पर हम straight fine forceps use कर सकते हैं. It is there. Finger or hand is the first primemost tool जहाँ पे कि हम blunt dissection बहुत easily perform कर सकते हैं और giving the preliminary identification of the structure कि यहाँ पर underlying structure sharpen है या blunt end है. इसलिए hand or finger can be used in the major tool is there. So blunt dissection it means to it's a process for the isolating structure, and the sharpened dissection which is focused for the cutting purpose. So here are just with the video we can understand the whole process of the dissection over the back region. First, identification of that surface landmark. It is over the back region. It is there occipital, scapula, and the iliac crest. Next one step, it is there with the using of scalp, making a incision. If we are a perfectionist, then we can directly. If we are beginners, then after making a marking of with the pen, we can give the incision with the helping of scalpel. Then reflecting the skin, and after the reflecting the skin, superficial fascia and the deep fascia, the muscles identification it is there. Here, जैसे कि trapezius, major muscle. Next one, that is a latissimus dorsi. It is there. So that is a fourth one step. After the identification of the gross muscle, then removing of the trapezius by the cutting forceps with the aging, separating the edge of the trapezius with the help of itself blunt dissection while using the hand, and after that cutting with the blunt scissor. Separation can be done longitudinally. So with the helping of scissor is that cutting phenomena of the trapezius. Blunt scissor can be will be used here at this age. So reflecting the fibers of the trapezius to identification of the underlying rhomboidus, levator scapulae, and that rhomboidus major and minor. So take home message is there. It is an art which demands a specific tools and for the application of the specific technique. For what purpose? For the accurate presentation, to achieve a long lasting memory of the relations of the anatomical structures, to understand the in situ arrangements, in processing of searching of in any variation if it is there in the body creation. So इसीलिए एक specific technique or tool की demand है for the purpose of dissection. Thank you. Thank you. I extend a warm thanking to the all organizers team, especially to the Dr. Kamlesh Kumar Sharma sir, to Dr. Ashwini sir, Dr. Devendra Chahar sir, Dr. Pramod sir, and the whole organizing team of the Vishwa Ayurveda Parishad Vidyarthi Prakosh for giving this opportunity to presenting on this platform in a such a dissection and the tools technique presentation. Thank you, sir. Thank you. अभी क्वेश्चंस के लिए किसी ने